गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस जा रही है? बोलो। गौरव, राधिका, रुद्राक्ष। यस मैम। वॉइस क्लियर है? यस मैम। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे उस टाइम? संस्कृत। संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर हो गया हम लोग का। यस क्यों? मैम। एक्सरसाइज में, लेकिन उसमें कुछ चीज ऐसी मिस्टेक है थोड़ा सा, उसमें जो आप लोग का मैच नहीं कर रहा था वो हमारा अलग था। ठीक है, तो उसको जब यस हम मैम। सही कर लेते हैं तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज को। ठीक है, यस मैम। उस तक के लिए आप लोग की एक चौथी बुक है। कौन सी है? चौथी। कौन सी? नाम बताओ, नाम बताइए क्या है फोर्थ बुक का नाम? नहीं पता किसी को? गौरव, अयाज, रुद्राक्ष, फोर्थ बुक पता है आपकी कौन सी है? देखते हैं। कौन सी है? भारत की खोज। वेरी गुड। भारत की खोज क्या है आपकी? फोर्थ बुक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ने बाल राम पढ़ा, फिर महाभारत पढ़ा, और अब 8th में अब आप लोग भारत की खोज पढ़ोगे। ठीक है, वॉइस क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोलिए, क्लियर जा रही ना आवाज? अयाज, रुद्राक्ष, यस मैम। ठीक, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा होगा पूछिएगा कि कैसे भारत, हमारा जो भारत देश है उसकी खोज कहाँ से प्रारंभ हुई, किसने किया, और इसका क्या विवरण है। ठीक है, ये जो है भारत की खोज, पहला चैप्टर है आपका अहमदनगर का किला। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 1, अहमदनगर का किला। ठीक, यहाँ पे ये बता रहे हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो उन्होंने भारत की खोज की थी। ठीक है, इसके कौन निर्माता है भारत की खोज? उनकी अंग्रेजी में क्या थी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी जो इंग्लिश में बुक आई थी उनका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हिंदी में अनुवाद किसका है? भारत की खोज का है। ठीक है, नेहरू जी क्या थे? आधुनिक भारत के निर्माता थे। जो मॉडर्न कंट्री थी, मॉडर्न इंडिया था, उसके कौन थे? ये निर्माता थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। मतलब कि जब आजादी की लड़ाई होनी थी तो उसमें क्या थे? पूरे तरीके से इन्होंने भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ और 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर जा रही ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बच्चों तुम लोग को? तो आधुनिक
भारत के निर्माता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 1889 में, 89 में और 1964। ठीक। और प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। ठीक है। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी होती है। मतलब ये आजादी में तो थे, निर्माता थे, इन्होंने लड़ाई भी की, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या भी थे? यहाँ एक लेखक भी थे। ये लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा दिया। मतलब ये सब बुक को क्या किया? इम्पोर्टेंट दिया गया, इसको क्लासिक का दर्जा दिया गया। ठीक है। फिर है भारत की खोज। उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। अब बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत की खोज है, इन्होंने कब लिखा था? बता सकते हो? मैम 1944 में। वेरी गुड। 1944 में अहमदनगर में कब? मैम 5 महीने के अहमदनगर कारावास में। वेरी गुड। किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में, मतलब जब ये जेल में थे, जब यहाँ क्या थे? जेल में थे, तो इन्होंने क्या किया? जब 5 महीना यहाँ जेल में थे, तब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत की खोज है, इन्होंने लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 मतलब 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, जहां से प्रारंभ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। मतलब कि जो इन्होंने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, उस पर अल्बर्ट आइंस्टीन जो है साइंस के हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि इस पुस्तक से उन्होंने बोल रहे हैं कि यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत मतलब बीते हुए समय की बात की जा रही है और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ पैदा होती, हासिल होती है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, अहमदनगर का किला। अब जब इसमें लिखा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। और बुक भी इन्होंने लिखा था, उसमें क्या क्या था ये बताया जा रहा है। यहाँ मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। वो बता रहे हैं
कि अब तक की ये मेरी कौन सी जेल यात्रा थी, 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। वो बता रहे हैं कि हम यहाँ जब आए थे तो हमें यहाँ पर आए हुए 20 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। 2 पक्ष होते ना आपके एक महीने में, 15 दिन का आपका कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का आपका शुक्ल पक्ष होता है। तो क्या बता रहे हैं कि जब शुक्ल पक्ष शुरू हुआ तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या बता रहे हैं, हम तो कारावास में स्थिर हैं, लेकिन जो हमारा चांद है वो हमें वो स्थायी सहचर है, वो बता रहा है कि अब हमारा क्या हुआ, 1 महीना और बीत गया। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। चांद क्या बताता है, ये प्रतीक है उसका। वो बता रहे हैं कि हर क्या होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। वो बता रही हैं कि और जिस तरह मैंने और जेलों में अपनी यात्रा की थी, इसी तरह मैंने यहाँ पर भी अपनी यात्रा प्रारंभ की। दूसरी जेलों की तरह, मतलब दूसरी जो जेलों की तरह थी, यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने क्या किया, बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियों को बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, वहां की कैसी मिट्टी थी, बहुत ही खराब मिट्टी थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्ग संधियां देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे हैं, जब वह कारावास में है तो जब पुस्तक लिख रहे हैं तो उसमें वो बता रहे हैं कि मैंने जो जो यात्रा की थी अब तक की, उसके बारे में विवरण दे रहे हैं कि जो वहां की मिट्टी थी वो बहुत ही कैसी थी, खराब थी, पथरीली थी, मलबे थे उसमें और अवशेषों से भरी हुई थी। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई है। खोदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। बता रहे कि जब तक मैं आजाद नहीं होता हूँ
तब तक मैं ना हार मानूंगा और ना ही वर्तमान को अपना हिस्सा बनाऊंगा। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वता पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यहाँ था आपका अतीत का भार कि जवाहरलाल नेहरू जी को अपना अतीत कैसे भारी पड़ रहा था। वो क्या कह रहे थे कि मुझे यहाँ जो लिख रहा है लेखन है वो बहुत ही भारी बोझ के समान है और एक सीमा तक, लेकिन ये क्या कर रहा है, राहत भी दिला रहा है। अतीत का दबाव अब क्या था इनके ऊपर, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव खत्म कोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। समझ में आ रहा है आज गौरव, रुद्राक्ष, शिवम? यस मैम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भारत की खोज है वो आपको क्या कर रहा है, आपके अतीतों को बता रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम सोच रहे थे उनके बारे में ही बताया जा रहा है। आखिर मेरी विरासत क्या है, वो पूछते हैं आखिर मेरी विरासत है क्या, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। वो कहते हैं मैं किन बातों के लिए उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद मंत्राओं का, या मानव की उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सबका वारिस हूँ, सभी उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोग पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इस विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। ये सब बातें कौन बता रहा है, जब लिख रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो अपनी बीती हुई बातों को दोहरा कर यहाँ पे लिख रहे हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या था, कंप्लीट है, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है। ठीक है, अहमदनगर किले का वाक कक्ष जहां 1942-1942 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। यहाँ पे समझ में आया कि आपको क्या बताया जा रहा है। अहमदनगर का किला में आपको बताया जा रहा है कि अहमदनगर किला में बताया जा रहा है कि वो जो अब आधुनिक भारत के जो थे नियम थे, निर्माता थे, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने, उनका जन्म 1879 से 1964 में हुआ था। फिर वो बता रहे हैं कि 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में उन्होंने क्या किया था,
इस लेखनकार को लिखा था, भारत की जो खोज थी उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। इन्होंने क्या बताया, उन्नीस सौ सैतालीस से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इनकी जो पुस्तक थी सॉरी, दिख रहा है ना आप लोगों को? मैम राइट साइड वाला नहीं दिख रहा थोड़ा। अभी दिख जाएगा, रुको। लिखिए, दिखा? किसको नहीं दिख रहा था यार? मैम दिख रहा है। बाकी बच्चे, गौरव, रुद्राक्ष, शिवम, यस मैम। ठीक, ये बता रहे हैं कि ये जवाहरलाल, क्योंकि मेन तो जवाहरलाल नेहरू जी है ना यहाँ पे, तो वो क्या बता रहे हैं कि वो 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी पुस्तक कौन सी थी? विश्व इतिहास की झलकियां आत्मकथा, भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल हुआ। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। ड्रॉप करें इसको। यस मैम। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे कि इन्होंने क्या बताया, सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की अहमदनगर किले की पुनः यात्रा एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आवाज आ रही है गौरव? यस यस मैम। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। ठीक है,
इन्होंने क्या की, पुनः फिर से यात्रा करना इन्होंने प्रारंभ किया। क्लियर है इतनी चीज? Yes, ma'am. चलो, तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू रखा गया। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे बताया जा रहा है जो अहमदनगर किला था वो क्या था, उसका कक्ष जहाँ 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इसमें? No. यहाँ पे मेन तुम लोग समझ लो क्या है इसमें। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने भारत की खोज, मतलब जो हमारा भारत देश है उसकी खोज का किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, तो वो क्या बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से उन्होंने प्रारंभ किया खोजना। जब वो खोज रहे थे और जब इतनी चीजें चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे, तो वो उन्होंने क्या किया, वो कई बार जेल भी जा रहे थे। तो जब उन्होंने भारत की खोज करना प्रारंभ किया था तब उनकी वो 9वीं जेल यात्रा थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो जब खोज कर चुके थे तो उनका जो अतीत था, हम लोग क्या करते, जब कोई चीज हमारी पूरी हो जाती तब हम उस चीज के बारे में लिखते हैं ना, कि हमने क्या क्या किया था। आप लोगों को एक्सपीरियंस जैसे क्लास 7th का अब हो गया होगा कि क्लास 7th में हमने क्या किया था, चार्ट बनाए थे, हम लोग का साइंस एग्जीबिशन हुआ था, क्विज हुआ था। तो आप लोग पहले की बात सोच के लग रहा था ना, फिर आप लोग क्या सोचते थे कि हम लोग को यार पूरी तैयारी हम लोग अच्छे से किए थे, हम लोग को रात भर जग के फाइल लिखनी पड़ी, साइंस का प्रैक्टिकल हुआ। तो वैसे ही ये थे, जब ये खोज कर चुके रहते हैं और लेखन लिखना, पुस्तक उनको लिखना था, तो वो 9वीं जेल यात्रा में 5 महीने के कारावास के दौरान उन्होंने लिखा था। तो उस पुस्तक का क्या नाम था, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, फिर वो उन चीजों को सोच रहे थे कि कैसे अतीत का भार था, फिर अतीत के भार के बाद अतीत का दबाव क्या क्या पड़ा था उनके ऊपर, उन सब के बारे में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अच्छा, अब ये बताओ, इसके क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग के पास है नहीं बुक में, कि है? नहीं। नहीं है ना, तो कैसे करोगे बताइए? हम लिखवाएंगे बोर्ड पे, क्या मैम करेंगे पीडीएफ बताओ? भेज दीजिएगा। पीडीएफ पीडीएफ, चलिए, अच्छा जो हमको सुविधा पड़ेगा, या आप लोगों को बताइएगा कि बोर्ड पे लिखना सही पड़ेगा या पीडीएफ आपको सेंड कर दी। मैम हाँ, बोलो पीडीएफ दोबारा। पीडीएफ सेंड कर पीडीएफ दीजिए। सही पड़ेगा ना, क्योंकि Yes. इसके आंसर बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग हैं। छोटे छोटे तो हम चलो करवा देंगे, लेकिन आंसर आप लोग 40 मिनट की क्लास भी होती है तो उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक Yes, है, तो ma'am. हम या तो पीडीएफ भेज देंगे या फिर देखेंगे क्या है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है, ये वाला। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो मैम। हम कुछ अर्थ लिख दें, देखो हम कुछ बोल दे रहे मुंह से। सहचर मतलब क्या होता है, बताओ,
कोई जानता है सहचर मतलब? नो मैम। अच्छा ये बताओ जलचर मतलब क्या होता है? जलचर जानते हो? बताओ जलचर मतलब क्या होता है? इसका मतलब पूछ रहे क्या होता है? बोलो। गौरव, अयाज, रुद्राक्ष, शिवम बताइए। नहीं पता है किसी को? नहीं नो पता मैम। ये भी बोलो। गौरव, नो मैम। इतनी छोटी सी चीज है, ये बच्चों वाली चीज है, अभी छोटे क्लास के बच्चों से पूछो बता देंगे। जलचर मतलब होता है जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। थलचर मतलब होता है जो थल पर रहने वाले होते हैं। ठीक है। उसी तरह सहचर है मतलब कि साथ में चलने वाले या फिर साथी या फिर सेवक। ठीक है। और गेटे कौन थे? हमारे दार्शनिक एवं कूटनीतिक थे। अभिभूत मतलब क्या होता है? पराजित। चलिए हम कुछ चीज का अर्थ लिखवा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। अच्छा आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर कर लियो, जहां तक कराए थे हमने कंप्लीट यस मैम। हो गया? मतलब बाकी चीज जो नहीं मिल रही थी उसको छोड़ के बाकी सब कर लियो ना, अर्थ, शब्दार्थ, यस बाकी जो मैम। सबका हो गया कॉपी में फर्स्ट चैप्टर। यस मैम। यस मैम। और प्रैक्टिस बुक का? नो मैम। प्रैक्टिस बुक फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है आकर यहाँ से लीजिए, उसको फिल कीजिए। मैम ठीक है। संस्कृत की प्रैक्टिस बुक। नहीं नहीं, हिंदी की, हिंदी यस लिटरेचर मैम। की। ठीक है। और हिंदी लिटरेचर में फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप लोगों का हो ही गया है, कंप्लीट कर लीजिए उसको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के। ठीक। और ग्रामर भी हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर करवा दिया, दो दो चैप्टर आपका सब में हो गया है, केवल संस्कृत में एक चैप्टर हुआ है, तो बाकी सब जितने चैप्टर हुए हैं उसको फिल कीजिए, उसको लिखिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे हम आगे का इसको कराएंगे। ठीक है। यस मैम। यस थैंक यू मैम। बच्चों। थैंक यू मैम। मैम बाय मैम।